हमारी क्लास जो है लगभग 4:30 तक चलेगी। बाकी को मैंने इन्फॉर्म कर दिया, जल्दी से हमें वो ज्वाइन करेंगे। बट हम कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ेंगे 3 डेज पॉलिटी और हम 3 डेज पढ़ेंगे इसमें हिस्ट्री। ठीक है जी, ये हमारा जो है काम होगा 3 डेज का। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं या बिगिनिंग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके नोट्स डिफरेंट थोड़े बने। सेम नोटबुक पे बनेंगे तो उसमें क्या होगा, रफ हो जाएगा सारा काम वो। ठीक है जी। तो इंडियन पॉलिटी को हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र की हम बात करें, ये हमारा जो सब्जेक्ट है इस बारे में है। हर सब्जेक्ट का आपको इतना पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उसका मोटिव क्या है। तो जो हमारा ये विषय है, हमारा ये सब्जेक्ट है, वो किसको लेके है? बड़ा सा लिखूंगा मैं, लॉज को लेके है। लॉज मीन्स कानून को लेकर है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये भाई किसको लेके है? लॉज को लेके है, कानून। तो हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? ज्यादातर कानून पढ़ने वाले हैं। जहां तक बात की जाए, जो कानून की बात की जाए, तो कानून की एक किताब है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में संविधान। ठीक है जी। इसके अलावा कानून की जो किताब है उसे एक टाइम पे बोलते थे आईपीसी, माने इंडियन पीनल कोड। पर मोदी सरकार ने इसको चेंज कर दिया है और इंडियन पीनल कोड को बोलते हैं अब भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। दोनों का काम सेम है, बस बदलाव किए गए हैं। आईपीसी को बोलते थे इंडियन पीनल कोड, और अगर उसको हिंदी में समझें तो भारतीय दंड संहिता। और जिसे मोदी सरकार ने चेंज किया, और अब नाम आईपीसी नहीं है, अब उसका नाम क्या है? बीएनएस, जिसका मतलब है बी से भारतीय, एन से न्याय और एस से वही संहिता, भारतीय न्याय संहिता। अब आप कभी अगर सोचें, कोई भी स्टूडेंट है वो सोचेगा यार कि चेंज क्यों किया इसको, कोई कमी होगी तो चेंज किया। मुख्य कमी क्या थी आपको समझना है। कमी ये थी कि जो कानून है वो 1860 में बना था, और इसे बनाने वाले कौन थे जी? अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों ने यदि कुछ बनाया है कानून, तो वो इस देश के भले में था कि इस देश के लोगों के शोषण के लिए बनाए गए थे? शोषण के लिए बनाए गए थे। क्योंकि जब जिन्होंने हम पर राज किया, हमें लूटा, हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, तो उनके कानून भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। अब हुआ यह था कि जब 1947 में हमारा देश क्या हुआ जी? आजाद हुआ। सवाल है तब इसे चेंज क्यों नहीं किया? तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कानून खराब थे, कुछ कानून अच्छे भी तो थे। जैसे मान लो किसी ने चोरी करी तो 2 साल की जेल है, तो उसमें क्या खराबी है? जमीन को लेके कानून थे, शादी को लेके कानून थे जो चेंज किए गए बाद में जाकर, मगर सारे के सारे कानून को हटाना कोई भी तर्क संगत बात नहीं थी। तो जो आईपीसी माने इंडियन पीनल कोड, अर्थात भारतीय दंड संहिता, जो 1860 में अंग्रेजों ने बनाई, उसी को ही आगे कंटिन्यू किया गया। अब जो चेंज हुआ वो क्या हुआ? नाम चेंज हुआ है, जबकि अभी भी काफी कानून यही हैं जो बीएनएस में है, बस चेंज हुए हैं, बदलाव किया गया है। जैसे दंड है यहां पर, यहां पे क्या है जी? न्याय है। दोनों में एक फर्क तो है कि अंग्रेज भारतीयों को दंड देना चाहते थे, और
इस कानून के तहत सरकार हमको न्याय देना चाहती है। बस नाम का तो एक फर्क तो है ही है। देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, कानून क्यों बनाए जाते हैं? दंड देने के लिए या न्याय करने के लिए? दंड देने के लिए। देखो, ये बात तो सही है कि चोरी करने वाले को क्या देंगे जी? दंड देंगे, उसको ना, उसको फूल की माला पहनाएंगे। मगर जिसकी चोरी हुई है उसको क्या मिलने वाला है? न्याय ना। चोर को मिलेगी सजा मने दंड, पर जिसके यहां चोरी हुई उसे क्या मिलेगा? न्याय। तो अगर चोर को देखोगे तो दंड की फीलिंग आएगी, और जिसके यहां चोरी हुई उसको देखोगे तो न्याय की फीलिंग आएगी। अब चुनाव आपने करना है। आपने मतलब, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि हमें दंड शब्द चुनना है या फिर हमें न्याय शब्द चुनना है। आई थिंक दंड शब्द नेगेटिव होता कि किसी को प्रताड़ित ही करना हमने। न्याय शब्द क्या है? पॉजिटिव है कि इसको देखो न्याय मिला। काम तो सेम ही हुआ ना, सजा तो मिल गई ना उसको, बट देखने का नजरिया क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। अब इसमें हमें क्या जानना है? अगली बात कि कानून जो है वो बनाता कौन है, हमको ये जानना है। और देश में पहला कानून कब बना? कानून के दो काम है, दंड देना और, अंडरस्टैंड कीजिएगा, कानून को बनाना मीन्स इनेक्टमेंट। बनाने को बोलते हैं इनेक्टमेंट, ENACT, इनेक्टमेंट, राइट। इनेक्टमेंट मतलब कानून को बनाना। हमारे देश में किसको ये अथॉरिटी है कि वो देश के लिए कानून बना सकती है? ये अथॉरिटी मिली है किसको जी? संसद को, जिसे बोलते हैं आप पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी है कि वो देश के लिए कानून बना सकती है। फिर उसमें बहुत सारी चीजें आती है। संसद में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, तो ये चीजें थोड़ी सी अब आगे डिस्कस की जाएंगी बाद में जाकर। बट हमारे देश में किसके पास पावर है टू मेक लॉज? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास बनाती है। और संसद में वो कौन लोग होते हैं जो बनाते हैं कानून? हमारे बीच के लोग, जिनको हमने चुन के भेजा होता है। लोकसभा के जो सांसद होते हैं हम उनको चुनते हैं, और राज्यसभा के सांसद हमारे MLA चुनते हैं। थोड़ा सा ही फर्क है, जब वो चैप्टर आएगा तब देखेंगे, फिलहाल इसको छोड़िए आप। लॉज की बात की जाए, पार्लियामेंट बनाती है। बट हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसने काम करना स्टार्ट किया था 26 जनवरी, एक तरह से कहा जाए तो 1950 से, जब संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था, तब से प्रोसेस स्टार्ट हुई। इससे पहले हमारे देश में कानून बना कौन रहा था? तो थी तो पार्लियामेंट, पर यहां की पार्लियामेंट नहीं थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, समझे आप। तो 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं था, तो मैं यहां लिखता हूं 1947 से पहले हमारे देश में जो कानून बन रहे थे वो कहां से बन के आ रहे थे? माने ब्रिटिश सांसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट, बात तो एक ही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद से बन के आ रहे थे कानून, सही है। तो उन्होंने जो पहला कानून बनाया ना, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने, आप आज क्लास से निकले तो कम से कम आपको ये तो पता हो कि पहला लॉ हिंदुस्तान में था कौन सा। तो फर्स्ट लॉ था जो इंडिया के लिए बनाया गया, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सुना कभी नाम आपने इसका? सुना होगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ। मैंने हमारे देश में पहला कानून कब बना? 1973 में। 1973 से पहले हमारे देश में कोई कानून नहीं था, ये पहला कानून था। तो कोई बोले कि उससे पहले सिस्टम चल कैसे रहा था? जो सिस्टम था वो चल कैसे रहा था? तो उससे पहले जो नियम थे या जो भी चीजें थी
वो राजा या सुल्तान के मन पे थे। जैसे मान लो किसी राजा का मन हुआ कि कोई, मान लो जैसे आपने मर्डर किया है और मान लो मैं राजा हूं, अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो आपको मैं माफ कर दूंगा, और दिमाग खराब हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि न्याय किसी आदमी विशेष पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया। जैसे राजा थे उस जमाने के, राजा हो गए, सुल्तान हो गए, राइट, नवाब हो गए, इनका मूड है अच्छा तो सब ठीक है, और मूड खराब हुआ तो कुछ भी कर देते थे। और कई बार जैसे मान लो कई राजा ऐसे भी हुए हिंदुस्तान में जो मुस्लिम मान लीजिए थे, तो उन्होंने इस्लाम के अकॉर्डिंग नियम बनाए, और जब हिंदू थे तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नियम बनाए, पर कोई भी नियम कागज पर उतरा नहीं था। जैसे ये पहला लॉ था इंडिया का, और इससे पहले नवाब सुल्तान पे डिपेंड करता था। एग्जाम्पल देता हूं, अकबर एक अच्छा राजा था, तो उस दौर में सिस्टम ठीक था क्योंकि अकबर आदमी अच्छा था। उसके बाद उसका बेटा आया जहांगीर, वो भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, तो भी सिस्टम ठीक रहा। इसके बाद शाहजहां आया, वो भी थोड़ा ठीक ठाक था, तो सिस्टम ठीक रहा। जो ही उसका बेटा औरंगजेब आया, सिस्टम खराब हो गया। अब मुझे बताइए, जो इंडिया का सिस्टम है, यदि आज नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या कुछ मतलब कुछ बदलाव आ जाएगा? नहीं ना, क्योंकि किसी व्यक्ति पे हमारा सिस्टम डिपेंड नहीं है। हमारा देश जो है कानून से चलता है और कोई कानून से बड़ा नहीं है। बट उस समय पे राजा और सुल्तान या नवाब, उनका जो मन था वही कानून था। मन अच्छा है तो कुछ भी कर रहे थे। कई फोक सॉन्ग्स आपको मिलेंगे, जैसे चंबा का ही फोक सॉन्ग है, धोबन बोलते हैं, आपने सुना होगा गीत एक। तो ये एक जाति होती है जो कपड़े वगैरह धोते हैं, लॉन्ड्री का काम करते हैं ये लोग। इनको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, धोबी। तो वही धोबी मेल हो और फीमेल धोबन बन गया, ऐसे कुछ हो गया। तो जो फोक सॉन्ग है उसमें कहा जाता है कि राजा जो है धोबन को उठा ले जाता है। राजा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रजा को सुरक्षा देना, वही जो है प्रजा के पीछे पड़ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आज मोदी जी भी कोई ऐसा काम करें तो उनको सजा होगी, पर तब क्या था, कोई नियम कानून तो था नहीं। राजा के मन में जो आया सो किया उसने। और बिलीव मी, तब लोग राजा से डरते थे। डर समझते हैं क्या होता है, कि राजा आ गया तो लोग छुपते थे घर में कि छुपो कहीं राजा की नजर में ना आ जाए। तो राजा हो या सुल्तान हो या नवाब हो, इन्होंने डरा के लोगों से काम करवाया। पर अंग्रेज बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने देखा कि सिस्टम कैसे ठीक करना है, तो उन्होंने क्या पास कर दिया जी, पहला लॉ। उन्होंने कहा कि अब भाई कानून का राज होगा, हम कुछ नहीं है। दिमाग खेल रहे हैं। मतलब आप जरा समझिए कि कोई जज, मान लो सपोज कर लो कि एक नाम है, मैं कोई मान लो इसका नाम रामू है मान लेते हैं, तो रामू को अगर मौत की सजा सुनाता है जज, तो क्या जज ने अपने मन से कुछ सोचा और सुना दिया? नहीं, कानून जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग किया ना उसने। कि कानून कहता है कि 7 साल की सजा मिलेगी, तो 7 ही दी ना उसने, कि 17 दे दिया उसने? ऐसा नहीं किया ना, उसके मन पे डिपेंड नहीं ना सारा। इसका मतलब क्या है कि रामू को जब सजा मिलेगी तो रामू उस राजा के प्रति द्वेष नहीं रखेगा। समझा आप? क्योंकि राजा ने थोड़ी दी सजा, एक तरह दी उसने, पर सजा दी किसने? वैसे लिटरली कहा जाए तो कानून ने। राजा सॉरी, जज ने केवल कानून को फॉलो किया। हाँ, वेरी गुड, फॉलो किया, ये डिफरेंस है। तो मौत की सजा मिलने पर भी जो व्यक्ति है वो द्वेष नहीं पैदा करेगा उसके प्रति, दैट इज जज के प्रति। वो बोलेगा यार कानून ने ऐसा किया है। तो अंग्रेजों को ये मालूम था कि लोगों में एक रोष पैदा हो रहा है उनके खिलाफ। तो अब से हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि लॉ है जी, तो लॉ है, तो लॉ है, लॉ ने किया हमने क्या किया, लॉ ने किया हमने क्या किया। और एक काम, एक चीज और भी थी कि एक कंपनी हमारे देश में आई थी, नाम उसका है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने खूब पैसा कमाया यहाँ पर। मैंने सुबह ही आपको कहा ना इकोनॉमी क्लास में कि लूटा उन्होंने पैसा। तो इस कंपनी ने खूब पैसा पीटा, मतलब लूटा, ठीक पैसा लूटा।
जब उनकी कमाई देखी ना उन्होंने कितना पैसा कमा रहे हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको कंट्रोल करने के लिए जी, उनको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया था ये वाला। और भी बहुत सारी चीजें इसमें थी, हम पढ़ेंगे तब हमें मालूम चलेगा। पर इस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कानून जो है लाया गया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। अब हम मेन मुद्दे पे चलें, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए आपको समझना है पहली बात तो पावर ऑफ लॉ। एक मैं हेडिंग डाल देता हूं ऐसे, हेडिंग पावर ऑफ लॉ। आज हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ क्या मिलेगी आपको, इंट्रोडक्शन। पावर ऑफ लॉ, लॉ की पावर क्या होती है। आपको मैं एक टास्क दूंगा एक तरह से सोचने के लिए, और फिर आप खुद फील करोगे पावर क्या होती है लॉ की। हमारे देश में लॉ मेकिंग पावर है जी, किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। समझे? हमारे देश में लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट। बट मान लो ये पावर मैं आपको दे दूं, मतलब भगवान है, सपोज कर लीजिए भगवान आपके सपने में आए और भगवान ने कहा कि बेटा जो मांगोगे मिलेगा। पर भगवान ने कहा कि दो चीजें हैं, एक है 1,000 करोड़ रुपए, मान लो कि सच हो जाएगा, ठीक है। जो ही आपने कहा कि भगवान दे दो तो मिल जाएगा आपको, तो देखो आज आपके पास ये पैसा आ जाए तो तुरंत आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा, राइट। और दूसरा आपको वरदान मिल रहा है लॉ मेकिंग पावर का। किसका जी? लॉ मेकिंग पावर का। तो आप क्या चुनोगे दोनों में से? जरा सोचो 10 सेकंड्स तक और फिर बताओ मेरे को क्या होता है। आप इन दोनों में से कौन सा ऑफर चुनोगे, 1,000 करोड़ का या फिर लॉ मेकिंग पावर चाहिए आपको? मैंने आप बोलेंगे मेरे पास ये पावर हो कि मैं कानून बना सकूं, कोई भी मेरा कानून मेरे मन में मैं बना सकूं। ऐसा क्यों जी? 1,000 करोड़ रुपए के सामने ये पावर आपको क्या दे देगी? हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। लोगों का भला होगा इस तरह से, अच्छा अच्छा। हम्म हम्म, सख्त लॉ बनाएंगे आप, ठीक। बट जरा आप सोचिएगा कि हमारे देश में 1947 से काफी लीडर आए हैं। जवाहरलाल नेहरू नेता सबसे बड़े, पटेल, गांधी, जो भी है, बाद में इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, और ना जाने कितने लीडर आए, और मोदी तक। सबने अच्छे कानून बनाए हैं जी, सबने अच्छे लॉ बनाए हैं, अपना काम सबने ठीक ठाक किया है, ऐसी बात नहीं है। बट क्या लोग उस वैल्यू को समझते हैं? नहीं। इसमें मैं ट्विस्ट लाना चाहता हूं, एक ट्विस्ट लाना चाहता हूं इसके अंदर। ट्विस्ट ये है कि लॉ मेकिंग पावर आपके पास है वो सिर्फ एक दिन की होगी, फिर तब भी आप यही चुनेंगे। अगर एक दिन की पावर मिले लॉ मेकिंग की, तब भी आप यही चुनोगे। एक दिन में आप कितने कानून बना लोगे? मान लो अच्छे कानून बना भी दिया आपने, तो आपकी लाइफ तो चेंज नहीं हुई इससे। देखिए, अंडरस्टैंड करिएगा, अगर आप ये ऑफर ले भी लेते हैं 1,000 करोड़ रुपए का, मान लेते हैं, मान लीजिए ये आप है और ये मान लीजिए मैं हूं, मेरा नाम ए और आपका नाम मान लो भी ए। आपने ऑफर लिया 1,000 करोड़ का और अब आपके पैर जमीन से उठ चुके हैं, अब तो पता नहीं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सो कर देंगे। और इतना पैसा, स्वाभाविक सी बात है किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। और मान लो मैंने कौन सी पावर ले लीजिए, लॉ मेकिंग, मान लेते हैं ऐसा। आपने 1,000 करोड़ रुपए लिया और मैंने लॉ मेकिंग पावर ले लिया, और मुझे पावर सिर्फ एक दिन के लिए क्या मिलने वाली जी?
1 डे के लिए मिलने वाली है। तो और हम दोनों में क्या है, थोड़ा सा बैर है, मान लेते हैं कि मुझे नहीं पसंद आप और आपको मैं पसंद नहीं हूं, मान लेते हैं। तो मेरे पास लॉ मेकिंग पावर आ गई और आपके पास क्या आ गए, 1000 करोड़ रुपए। आपको तो ताकत महसूस होगी पैसे की। मैं सबसे पहले आकर जो पहला लॉ बनाऊंगा मैं उठते ही, कि अगले 1 घंटे से 500 1000 के नोट बंद, फिर आपका पैसा जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा। मैं बोलूं अवैध है नोट सारे सारे। अब मोदी ने भी एक दिन कहा था ना 2016 के अंदर कि मित्रों कल से 500 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। तो क्या हुआ था सबका हाल, जिन्होंने पैसा छुपाया था, कोई चावल में, कोई किस में, कोई मान लेते हैं ऐसी स्थितियां थी, कई जगह पे ब्लैक मनी था, पैसा था बहुत छुपाया हुआ था, उनका क्या हाल हुआ, वो पैसा जीरो हो गया सबका जिन्होंने छुपाया हुआ था। बोलने का अर्थ क्या है कि पैसे की ताकत के सामने कानून की ताकत जो पहचानी आप, अगर आप ये ताकत पहचानेंगे कानून की, तो आपको अंग्रेजों के दिमाग का अंदाजा होगा कि अंग्रेज कितनी तेज बुद्धि वाले लोग थे। हम चाहे उनको गाली देते हैं ना आज के अंग्रेजों ने हमको लूटा, वो लूटा तब जब उनमें कोई काबिलियत थी। हम क्यों लूटे, हमें अकल नहीं होगी या हम कम समझदार थे। अंग्रेजों को आप डिटेलिंग से समझेंगे तो आप पाएंगे वो हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट थे भी, और अब अभी भी हैं वो हमसे। हमें बहुत टाइम लगेगा उन तक पहुंचने तक, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका अभी भी बैकवर्ड है, और हमारा जो संस्कृति है, कल्चर है, हम उसकी आड़ में बहुत उपटांग काम भी करते हैं कि संस्कृति को बचाना है, संस्कृति ऐसा बोलती है, संस्कृति वो बोलती है, या बैकवर्ड थिंकिंग भी तो है। अंग्रेज काफी फॉरवर्ड थिंकिंग के लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1000 करोड़ के सामने, तो जरा देखिए वापस मैं आपको लेकर आता हूं कि अंग्रेजों ने ये कानून किसके लिए बनाया था जी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे नियंत्रित किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या लूटा, बहुत सारा पैसा, जैसे आपके पास 1000 करोड़ है मान लीजिए, वैसा पैसा उनके पास था। तो मुझे बताइए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास क्या पावर थी, लॉ मेकिंग, और कंपनी के पास क्या था, पैसा। तो कौन ज्यादा ताकतवर था जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ना। तो उन्होंने लॉ पास किया और कंपनी की गर्दन अपने हाथ में ले ली, ऐसे लिटरली कंपनी को गर्दन से पकड़ लिया। अब बता क्या करेगी तू, क्योंकि एक के बाद एक लॉ पास करेंगे तो उनकी पावर खत्म होती जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। मान लीजिए एक डीसी है, कहीं का भी डीसी होगा मान लीजिए, बहुत ताकतवर होगा, बहुत पावरफुल होगा, और गवर्नमेंट कल एक लॉ पास कर दे कि अब डीसी की पावर हम उनसे छीनते हैं, कोई पावर डीसी के पास नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा कल से वो पावरलेस। इसका मतलब क्या है कि किसी पद की ताकत या उसकी प्रेस्टीज किस पे डिपेंड करती है, लॉ के ऊपर डिपेंड करती है। तो लॉ जैसा होगा वैसा चीजें होती जाएंगी। तो आपने थोड़ा बहुत जाना यहां से कि क्या है पावर लॉ की, और पैसे से ज्यादा ताकतवर कौन है जी, लॉ है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं आगे। हमारे देश में एक बहुत बड़ी हस्ती है मुकेश अंबानी, और अपने यहां आ जाते हैं मिस्टर मोदी। इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। मुकेश अंबानी के पास पैसा बहुत है, और मोदी जी के पास जो है वो पावर है जी। पावर किसकी, लॉ की पावर, सरकार में है ना वो। तो दोनों में कौन ताकतवर है, तो कई लोग बोलते हैं अंबानी ताकतवर है एक तरह से, और कई बोलते हैं कि नहीं नहीं मोदी ताकतवर है। पर मुझे आप बताइए कि मोदी बनने के लिए या नेता बनने के लिए या चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा ना। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या फिर क्या हो, कांग्रेस हो, ये पार्टियां चुनाव जीतती हैं किससे, पैसे से ना। हम नहीं जानते पैसा बहाते हैं लोग, चुनाव के टाइम पे लोगों को पैसा बांटते हैं, और शराब बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, और क्या नहीं बांटते लोगों को। और तो और ये लोगों को खरीद लेते हैं। जैसे मान लो कोई और आदमी खड़ा होना चाहता है चुनाव में, उसको वैसे खरीद लेंगे उस आदमी को। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि एक बात तो साफ है कि पावर में आने के लिए ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये इनको देते क्या है जी, चंदा बहुत सारा। अच्छा,
तो बहुत सारा क्या देते हैं इनको, ये चंदा, ठीक है जी। और उसी चंदे के दम पर नेता चुनाव लड़ता है, और चुनाव जीतने के बाद नेता के पास कौन सी पावर आती है जी, बताइए? लॉ मेकिंग पावर। कौन सी पावर है? लॉ मेकिंग पावर। और हम जानते हैं, हमने डिस्कस किया था कि लॉ मेकिंग पावर पैसे से कहीं क्या है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक दूसरे के ही पूरक है, डिपेंडेंट है? पैसा दिया, नेता बना, नेता बना, पावर आई लॉ मेकिंग की। तो ये लॉ जब मेक करेंगे या लॉ बनाएंगे तो किन के फेवर में बनाएंगे जी? इन्हीं लोगों के फेवर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक। ये बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है, विश्व में कहीं भी सरकार है, इनको बोलते हैं क्रोनी। ये क्रोनी होते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये जो कैपिटलिज्म है, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना जी, ये मतलब नेताओं को खूब पैसे देते हैं, चंदा देते हैं, और उसी पैसे से नेता नेता बनता है, चुनाव जीतता है, पावर आती है, और फिर ये सारे के सारे कानून किस फेवर में बनाते हैं? इन्हीं व्यापारियों के फेवर में, ताकि और पैसा कमा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, ये चीज हमने यहां डिस्कस करी, और अब मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ लेकर जाता हूं। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम अगले उसमें ये समझना चाहेंगे कि अंग्रेज भारत में आए क्यों। क्योंकि कानून तो इन्होंने बनाया 1773 में, पर ये आए क्यों भारत में, कब आए भारत में, इनकी मंशा क्या थी, इनकी प्लानिंग क्या थी, सारी बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ऐसा है, नाउ सी, ओके। चलिए देखिए, पिक्चर अभी अपलोड नहीं हो पा रही है, बट सही फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है इसका। सपोर्ट नहीं कर रही है फाइल को। चलिए, फाइल सपोर्ट नहीं हो रही, बट फिर भी हम कैरी ऑन करते हैं, ठीक। देखिए जी, पता की बात तो ये है कि मान लो यहाँ पे यूरोप है, यूरोप से आए थे जी, लोग आए थे यूरोप से, काफी लोग आए भारत, और किस चीज की खोज में? तो सबसे पहले इनकी खोज क्या थी? मसाले की। और आप जानते हैं इंडिया में मसाले कहाँ होते हैं जी? केरल के अंदर, सही है। तो भारत में केरल में क्या होते हैं? मसाले होते हैं। माने इंडिया और इनका ट्रेड आपस में था, ऐसी बात नहीं है, बट ज्यादातर यूरोप में हमारे कौन सी चीज की मांग थी जी? मसाले की मांग थी बहुत ज्यादा। तो यूरोप से काफी लोग इंडिया आए और उन्होंने मसाले वगैरह जो भी लिए, जो भी हुआ। वो इंडिया आए क्यों? पहली बात तो ये है, क्योंकि रीजन क्या था कि इंडिया से यूरोप जब आप जाते हैं ना जी, लैंड के जरिए, किस रास्ते? लैंड के रास्ते यूरोप पहुंचना है, तो यूरोप के बीच में एक देश आता है जिसे बोलते हैं तुर्की, और अंग्रेजी में कहते हैं टर्की, ठीक है? तुर्की और टर्की बोलते हैं भाई उसको। तो जो तुर्की है या टर्की है, उसके रास्ते और फिर यूरोप पहुंच जाएंगे। मैंने यूं कहिए कि यूरोप जाने का रास्ता कहां से गुजरता है? तुर्की से। और इसलिए इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ यूरोप, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ
यूरोप माने यूरोप का जो है गेट, इसको ऐसे बोल देते हैं। तो कोई भी देश हो या इंसान हो, अकड़ तो आ जाती है सबके अंदर। अकड़ इनमें क्या आई, इनको लग रहा था कि यूरोप वाले जब इंडिया जा रहे हैं तो इनके देश से होके जा रहे हैं, और जब एशिया से लोग आ रहे हैं, इंडिया मतलब एशिया आई एक तरह से, तो जब एशिया से लोग आ रहे हैं तो हमारे रास्ते होकर जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। हर किसी के दिमाग में आता है। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी सामान यहां से लेकर जाना है तो ज्यादा आपको चुकाना पड़ेगा टैक्स। टैक्स बढ़ा दिए और लगातार टैक्स बढ़ाते जा रहे थे। क्या करें भाई, क्योंकि सामान व्यापार तो जरूरी था। और यूरोप में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी थी जी? मसालों की। अब मुझे आप बताइए कि कपड़े जो हैं, अगर आपको कोई बोले कि ये कपड़े जो हैं वो चाइना से बन के आए हैं, और ये कपड़े जो हैं वो जापान से बन के आए हैं, और ये कपड़े जो हैं वो यूएसए से बन के आए हैं, तो तीनों कपड़ों में कोई खास अंतर नहीं होगा, क्योंकि सेम चीज है ना। मगर मसाले खाली कहां बनते हैं? मतलब हमारा जो हिंदुस्तान है इतना विशेष है कि केरल के अलावा कहीं मसाले होते हैं, छोटे मसाले होते हैं, बट जो वैरायटी मसालों की यहाँ है और जो खुशबू मसाले की यहाँ की है, खुशबू है मसालों की, और प्लस मेडिकल इफेक्ट है उसके। ये नहीं कि आप बोलें कि मसाले मतलब टेस्ट के लिए है ना, मसालों का मेडिकल क्या है जी? इफेक्ट है, मेडिकल इफेक्ट मसालों का। कई मसाले ऐसे हैं कि जब आप उसे खाएंगे तो गला ठीक होगा, मतलब किडनी ठीक होगी, हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे हम तो जो मसाले दुकान से लेते हैं वो तो सिर्फ खाने में डालने वाले मसाले हैं। मसाले की बहुत टाइप्स होती हैं। तो यूरोप के लोगों को उसकी लत लग गई थी मसाले खाने की, और अगर हमें भी मसाला डालने की अगर मान लो आदत है, तो एक दिन बिना मसाले वाला खा के देखिए फिर क्या होगा, तो कुछ मजा नहीं आएगा। अब ऐसा था कि यूरोप के लोगों की डिमांड थी कि मसाले तो चाहिए जी, बाकी चीजें फिर भी कम ज्यादा होंगी चलेगा। तो यूरोप के लोगों ने क्या सोचा कि यार इस तुर्की को यहां से बॉयकॉट करो। सी रूट क्या बोलते हैं इसको? सी रूट मतलब समुद्री रास्ता ढूंढो, समुद्री रास्ता ढूंढो ताकि इंडिया पहुंचे से डायरेक्टली। तो ये यूरोप से होते हुए यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका के बॉटम में से होते हुए साउथ अफ्रीका से कहां पहुंच गए थे? केरल पहुंच गए थे। और जो सबसे पहले आया था वो क्या था? वास्को डिगामा। या पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, बड़ा इंटरेस्टिंग है सीरियसली। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ यहां बातें समझाऊंगा, उसके आपके अच्छे नोट्स बनेंगे, पर मुकम्मल तैयारी कैसे होगी, कंप्लीट तैयारी कैसे होगी, जो मैं आपको एमसीक्यूज बना के दूंगा, जिनको बोलता हूं मैं हैंडआउट्स। वो जो मेरे हैंडआउट्स होंगे टॉपिक दर टॉपिक, उनको आपको तैयार करना होगा। तो हम 3-4 दिन पहले अपना टॉपिक थोड़ा सा निपटा लेते हैं, उसके बाद आपको हैंडआउट्स मिलना चालू हो जाएंगे। तो थोड़ा, हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबली मैं पढ़ाऊंगा या मैम पढ़ाएंगे। अब देखो, हो सकता है कि जैसे मैं या तो मैं एंशिएंट पढ़ाऊंगा और मैम मॉडर्न पढ़ा दें, मतलब अभी हमने सोचना है कि कौन क्या ले लेगा। एंशिएंट और मेडिवल हो सकता है मैं लूं, और मॉडर्न जो है वो मैम पढ़ा दें आपको ज्योग्राफी के साथ साथ, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास वो भी है, तो 1.5 घंटे में काफी निपट जाएगी, ज्योग्राफी तो काफी खत्म कर देंगे। बट बिलीव मी, जब आप ये पढ़ेंगे ना जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं, तो फिर कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा उसके लिए इनफ हो जाएगी। जैसे आप जो भी एग्जाम देना चाहें उसके लिए इनफ हो जाएगी। अभी देखते हैं कि मैं कौन सा लूंगा और वो कौन सा लेंगे, फिर वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, एंड देन आई विल कंटिन्यू विद दैट। आपको ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, एंशिएंट और मेडिवल से थोड़े से कम आते हैं, मॉडर्न से बहुत आते हैं, तो वो देखेंगे, प्लान करेंगे। नहीं तो अगर वो पढ़ा भी देंगे तो एक बार मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा, क्योंकि 2.5-3 महीने मेरे लिए काफी है सिलेबस को निपटाने के लिए। वो देखेंगे हम लोग किस तरह से चलता है मामला। तो यूरोप के लोगों में मसालों को लेके क्रेज पैदा हो गया, तो उन्होंने वास्को डिगामा, जो कि वास्को डिगामा था पुर्तगाल से, और पोर्टुगीज बोलते हैं इसको, और 1498 में वास्को डिगामा को जो है वो, वास्को डिगामा ने रास्ता खोज लिया, वास्को डिगामा इंडिया पहुंच गया। ये तो पुर्तगाल थे।
फिर पुर्तगाल आए तो डच भी आए, अंग्रेज तो बहुत बाद में आए हैं। अंग्रेजों की हम बात करें तो अंग्रेज तो बहुत लेट आए हैं। अंग्रेज तो आए 1600 के अंदर, बहुत लेट आए अंग्रेज। हम बात करें 1498 की तो लगभग 102 साल के बाद अंग्रेज। अंग्रेज कौन से, मतलब ब्रिटेन वाले हैं तो सारे अंग्रेज, पुर्तगाली भी अंग्रेज हैं, चमड़ी उनकी भी एक तरह से वो है, सफेद है। अब भाषा बस वो पुर्तगाली बोलते हैं, कुछ भाषा बोलते हैं मैक्सिकन हैं, मगर कई लोग हैं जिनको शक्ल के तौर पे आप ये नहीं बोल पाएंगे कि ये मतलब ब्रिटेन के हैं और ये कहीं और देश के हैं। बस लैंग्वेज का ही असर है, डिफरेंस है। तो यहां से आए, इंडिया पहुंच गए। अब जो हम यहां बातें करने वाले हैं इंडिया को लेकर, अंग्रेजों का, तो हम यहां पढ़ने वाले हैं दो चीजें। दो चीजें थी जिस कारण से अंग्रेजों ने यहां पे धाक जमाई। वैसे 1600 में आ गए थे वो। 1600 में यहां का शासक था जहांगीर। ठीक है जी, इंडिया में जहांगीर गद्दी पे बैठा हुआ था। जहांगीर यहां का शासक था और थॉमस रो, सर, ये तो हिस्ट्री का पार्ट है ना, मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मेन क्लास कल से स्टार्ट होगी जैसे हमारी। तो सर थॉमस रो जो है वो दरबार में पहुंचा जहांगीर के कि सर हमको यहाँ पे ट्रेड करना है, व्यापार करना है। तो सर थॉमस रो ने जहांगीर के जो दरबार है उस दरबार में उनसे रिक्वेस्ट किया और इनिशियली कहते हैं जहांगीर ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं भैया हम आपके साथ व्यापार करना नहीं चाहते हैं। बट लेटर ऑन थोड़े समय के बाद परमिशन मिल गई थी, जहांगीर के साथ उनका अच्छा तालमेल बैठ गया था। तो जहांगीर ने उनको फिर बाद में क्या कर दिया था जी, यहाँ पे अलाउ कर दिया था। समझे? या पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो जो ये अंग्रेज हैं इन्होंने सबसे पहले सूरत में क्या लगाई थी जी, फैक्ट्री। गुजरात के सूरत में फैक्ट्री लगा दी। तो उनका पर्पस खाली क्या था, बिजनेस करना, ट्रेड करना। पर ये कंपनी कुछ और सोच कर आई थी, कुछ बड़ा सोच कर आई थी। बड़ा सोचने का मतलब यहाँ क्या है, बड़ी सोच मतलब क्या है कि इस कंपनी के पास अपनी क्या थी, साथ में आर्मी थी। मुझे बताइए अगर मुकेश अंबानी अपना आर्मी रखे तो इसका मतलब क्या है कि उसकी नजर कहाँ है, सत्ता पर कब्जा पाने की। ये तो कोई व्यापारी आदमी को आर्मी की क्या जरूरत है, हाँ सिक्योरिटी गार्ड अलग चीज होती है, बट पूरी की पूरी आर्मी आपके पास है, वो क्यों है भाई, आर्मी क्यों है, तुम्हारा पर्पस क्या है। तो इस कंपनी के पास एक अपनी क्या थी जी, आर्मी थी। और जैसे ही इस कंपनी के पास पैसा बढ़ता गया इसने अपनी आर्मी क्या कर ली, बड़ी कर ली। अब इसको ये चाह रहे थे, जैसे मैंने कहा इनके पास क्या आ चुका था जी, पैसा आ चुका था। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि पैसे से ज्यादा ताकतवर चीज क्या है, लॉ मेकिंग की। समझे आप, कि हमारे पास लॉ मेकिंग पावर आ जाए, कानून को हम बना ले वो पावर हमारे पास आ जाए। ठीक है जी, तो लॉ मेकिंग पावर चाहिए थी। लॉ मेकिंग पावर कैसे मिलेगी, जो सत्ता में बैठे हैं उनको वहां से हटाओ, पहले तो नवाब हैं, सुल्तान हैं या किंग है, हटाओ उनको वहां से और आप उनकी जगह बैठ जाइए, फिर बनाइए लॉस। इसका मतलब साफ हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने आहिस्ता आहिस्ता, उसका प्लान क्या था कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं जिस दिन कमजोर हुए ना उनको वहां से वो हटा देगी। तो यूं तो जहांगीर के टाइम से कंपनी आ गई थी, पर जहांगीर से लोहा लेने की कंपनी की हिम्मत नहीं थी। कंपनी की आर्मी थोड़ी सी थी और जहांगीर की मुगल आर्मी, माय गॉड, बहुत बड़ी आर्मी थी उनकी। मुगल बहुत ताकतवर भी थे, पर मुगल में जहांगीर के बाद कौन आया, शाहजहां। वो भी काफी ताकतवर था, तब भी कंपनी की हिम्मत नहीं पड़ी करने की। और शाहजहां के बाद औरंगजेब था, वो तो और ज्यादा पागल आदमी था, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। पर जैसे ही औरंगजेब की मौत हुई तो उसके बाद के जो शासक थे वो थोड़े कमजोर मानसिकता के लोग थे, जो लेटर मुगल बोलते हैं हम उनको। तो कंपनी ने पूरा मौका देखा कि यार अब जो है ढीले हो गए हैं लोग, अब सही मौका आ गया इनको खदेड़ने का। तो उन्होंने आहिस्ता 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 उनको समझाया कि देखो मिलकर काम करते हैं, हमें भी थोड़ी पावर दो, और अगर नहीं मानते हैं तो उनको हम हटा देंगे। तो आप देखेंगे आहिस्ता 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 क्या हुआ कि कंपनी ने अपनी आर्मी बड़ी कर ली और उनके सामने मुगलों की एक ना चली और आहिस्ता आहिस्ता कंपनी जो है सत्ता में बैठ जाती है।
सत्ता में बैठने के कंपनी ने 2 बैटल लड़े थे, आपको बैटल नहीं भूलने हैं। एक है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है जी, बैटल ऑफ प्लासी है, और एक भाई बैटल है एक है बैटल ऑफ बक्सर, समझे आप। तो ये 2 बैटल है ना, इस बैटल के बाद कंपनी ने हिंदुस्तान में अपना पूरा पकड़ जमा लिया था। ये दोनों बैटल में कंपनी जो है वो जीती थी, बैटल ऑफ प्लासी में भी और बैटल ऑफ बक्सर में भी। तो ये 2 बैटल यूं कह लीजिए कंपनी के लिए वरदान साबित होते हैं। कंपनी की जीत होती है, हाँ जी, हाँ जी, कंपनी की जीत होती है और कंपनी फाइनली सेटल हो जाती है इस देश में। तो ये तो खैर आप हिस्ट्री में देखेंगे कि सिराजुद्दौला क्या कर रहा था, क्या उनके बीच में तनाव थे, और सारी कहानियां क्या थी, मुगल क्या कर रहे थे। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो अब मजा तब आएगा जब उसको हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम कल पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेके फिर आगे पिट्स इंडिया एक्ट, काउंसिल एक्ट, ये सारे एक्ट हम कल पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास हमारी काफी महत्वपूर्ण होगी। कल चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आज थोड़ा जल्दी आपको मैं छोड़ रहा हूं। कल हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा मेकिंग ऑफ लॉज। मैंने जैसा आपको मैंने बता दिया है कि पहला लॉ कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो वहां से लेके अंग्रेजों ने कौन कौन से लॉ बनाए जिनसे भारत प्रभावित हुआ, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है।